हेलो फ्रेंड्स, तो हम डबल ए नोट्स से आरसीबीएस पैथोलॉजी स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर जब कंप्लीट होगा यूनिट, उसके बाद फिर हम हेड एंड नेक की एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है राइट टू लेफ्ट शंट डिजीज। राइट टू लेफ्ट शंट का ये मतलब कि राइट साइड ऑफ द हार्ट का मतलब राइट आर्टरियम या राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो मिक्स अप हो रहा है किसके साथ, लेफ्ट आर्टरियम या लेफ्ट वेंट्रिकल के ब्लड के साथ। तो फिर जब राइट साइड का जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो जब जाएगा लेफ्ट साइड पे डायरेक्टली, ठीक है, विदाउट गोइंग फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, लंग्स में जाने से पहले ही अगर राइट साइड का ब्लड जाता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर, तो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, राइट साइड के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट साइड के ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होगा। और फिर जब वो मिक्स्ड ब्लड जब एरोटा के थ्रू बॉडी में जाएगा तो वहाँ पर साइनोसिस काज करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स है ना। तो इसमें हमारे पास कौन से डिजीज़ आते हैं? सबसे पहले ट्रंकस आर्टरियोसस, वन वेसल डिजीज़ इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है उनसे हमारे पास समझें डायरेक्टली हमारे पास एक ही वेसल निकल रहा होता है। पल्मोनरी ट्रंक जो है वो अलग नहीं हुआ होता एरोटा से, ठीक है। अब ये आपको डायग्राम से भी समझा देता हूँ किस तरह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह है ना, अब मैं समझाता हूँ। ये अभी आप देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है राइट आर्टरियम है और ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ़्ट आर्टरियम है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। अब यहाँ से जो पल्मोनरी ट्रंक निकल रहा है जो राइट वेंट्रिकल से, वो इस तरह से होगा और यहाँ से जो एरोटा निकल रहा है वो इस तरह से होगा। अब ये शुरू में ये इकट्ठे हैं, आगे जाके ये पल्मोनरी समझो अलग हो रहा है यहाँ पे इस तरह से, और ये एरोटा अलग हो रहा है। तो यहाँ पर इस जगह पे ये देखें ये इकट्ठे हैं, तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो इस तरफ भी जाएगा, ठीक है, एरोटिक वाला लेफ्ट साइड पे भी जाएगा। तो यहाँ से जब जाएगा, ठीक है, एरोटा के थ्रू बॉडी में जाएगा तो फिर क्या, जाहिर सी बात है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होकर बॉडी में जब जाएगा तो वहाँ पर साइनोसिस काज करेगा। तो ये है ट्रंकस आर्टरियोसस। फिर है ट्रांसपोजिशन टू स्वेज्ड वेसल्स, उसमें फिर अपोजिट होता है। उसमें ये होता है कि एरोटा जो होता है वो राइट वेंट्रिकल से निकल रहा होता है, और जो वो होता है इस तरह से ना, ये राइट आर्टरियम है फॉर एग्जांपल, ये राइट वेंट्रिकल है और ये हमारे पास लेफ्ट आर्टरियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। सॉरी मेरी डायग्राम थोड़ी वीक है, उसके लिए सॉरी। तो ये हमारे पास राइट जो वेंट्रिकल है उससे निकलना था पल्मोनरी आर्टरी, जो कि जिसने लंग्स में जाना था, लेकिन यहाँ पर अपोजिट होगा, यहाँ से निकल रहा होगा क्या, एरोटा, जो कि बॉडी की तरफ ब्लड को ले जाएगा। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे निकल रहा होगा पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लंग्स की तरफ ब्लड को ले जाएगा। तो अब क्या होगा, अब इसमें यह होगा कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो डायरेक्टली एरोटा में जाएगा और एरोटा से बॉडी में जाएगा, तो जाहिर सी बात है साइनोसिस काज करेगा। अच्छा, फिर अगली ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, ठीक है, ट्राइकस्पिड एट्रेजिया में ये ट्राइकस्पिड जो वाल्व है वो हमारे पास क्लोज हुआ पड़ा होता है, ठीक है, उसकी वजह से भी हमारे पास साइनोसिस होती है। फिर है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट, टेट्रोलॉजी का मतलब है 4, ठीक है। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट में क्या होता है, 4 इसमें हमारे पास कंडीशन होते हैं, 4 जगहों पे प्रॉब्लम होता है। वो 4 जगह कौन से होते हैं? सबसे पहला ये होता है कि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हुई पड़ी होती है, ये बड़ा होता है, ठीक है। दूसरी जो है यहाँ पर हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वीएसडी होता है, ठीक है। तीसरा ये होता है एरोटा यहाँ से नहीं बल्कि ऊपर से, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में एरोटा ऊपर से निकल रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। ये राइट आर्टरियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्टरियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एरोटा ने यहाँ से निकलना था लेकिन इसके अंदर ये एरोटा ऊपर से निकल रहा होगा, ठीक है। यहाँ से जब निकल रहा होगा तो यहाँ पर वीएसडी भी प्रेजेंट है, तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल से, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आएगा तो वो डायरेक्टली एरोटा में भी जा रहा होगा। तो एक डिफेक्ट क्या था, राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी, दूसरा क्या था, वीएसडी था, तीसरा ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा, इसको कहते हैं ओवर राइडिंग ऑफ एरोटा था, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें डिफेक्ट्स होते हैं। और पल्मोनरी फोर्थ आई थिंक पल्मोनरी स्टेनोसिस था। तो टोटल, और एक हमारे पास है लास्ट में टोटल एनॉमलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, इनमें साइनोसिस होती है क्योंकि इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्सअप हो रहा है। अब टॉफ के अंदर ये देखें, मोस्ट कॉमन काज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड साइनोसिस क्या है, टॉफ है, ठीक है। अब इसके 4 मेन कंपोनेंट्स हैं, ये देखें, पल्मोनरी इनफंडिबुलर स्टेनोसिस, एक तो पल्मोनरी इनफंडिबुलम की स्टेनोसिस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट फॉर प्रोग्नोसिस है। फिर है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, ठीक है, बूट शेप्ड हार्ट होगा, चेस्ट एक्सरे के ऊपर बूट की तरह दिखाई दे रहा होगा क्योंकि राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी है, उसकी वजह से। ओवर राइडिंग एरोटा है और वीएसडी है, ये 4 इसमें वो होते हैं। और ये आपने 5, ये सारे टी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये 5 टीज जो होते हैं ये हमारे पास राइट टू लेफ्ट शंट डिजीज काज करते हैं और साइनोसिस काज करते हैं। फिर है लेफ्ट टू राइट शंट डिजीज।
ये फिर लेट सियानोसिस। इसमें क्या होता है, अब जो वीएसडी है, वीएसडी हमारे पास स्टार्ट में क्या होता है, राइट टू लेफ़्ट होता है, लेकिन फिर क्या है, राइट से अब ब्लड जा रहा है लेफ़्ट की तरफ, बार बार जा रहा है कई दिनों कई महीनों तक, ठीक है। तो फिर क्या होगा, लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे पास क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। जब प्रेशर बढ़ जाएगा हमारे पास, नॉर्मली भी वीएसडी में क्या होता है, लेफ़्ट साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि लेफ़्ट वेंट्रिकल में ने पंप करना होता है, वो ज़्यादा फोर्स के साथ पंप करता है, पूरे बॉडी की तरफ ब्लड भेजना होता है। तो लेफ़्ट से हमारे पास क्या है, जब वो कंट्रैक्ट होगा, ठीक है, ड्यूरिंग सिस्टोली लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो फिर क्या होगा, लेफ़्ट साइड से हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है, वीएसडी के थ्रू, ठीक है, सेप्टल डिफेक्ट के थ्रू। तो सबसे ज़्यादा वीएसडी है, दूसरे नंबर पे एएसडी के थ्रू भी थोड़ा बहुत, और तीसरा है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। फिर है वीएसडी, एएसडी, पीडीए, ठीक है, ईजन मैनगर सिंड्रोम। अब ईजन मैनगर सिंड्रोम पर क्या है, ये अब इसमें यह होता है, शुरू में तो लेफ़्ट टू राइट शंट होता है, लेकिन होता 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 आखिर में यह होगा कि लेफ़्ट से बहुत ज़्यादा ब्लड आ गया राइट की तरफ, अब राइट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, राइट वेंट्रिकल की तरफ हमारे पास ब्लड ज़्यादा आएगा, तो ये भी लेफ़्ट टू राइट शंट है, ये भी फिर हमारे पास क्या है, सियानोसिस काज कर सकता है। अब है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हमारे पास क्या है, आर्टरीज की हार्डनिंग, स्क्लेरोसिस का मतलब है हार्डनिंग। अब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कॉमन टर्म है, ठीक है, ये अफेक्ट करता है किस चीज़ को, आर्टरीज को एंड आर्टरियोल्स को, ठीक है, स्मॉल आर्टरीज हो गए और आर्टरियोल्स। टू टाइप्स इसके होते हैं, एक हाइपर हाईलाइन है, ठीक है, एक हमारे पास हाईलाइन है, दूसरा है हाइपर प्लास्टिक। अब हाईलाइन, एच से हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मिलाटस में हाईलाइन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होती है। अब ये हाईलाइन और हाइपर प्लास्टिक ये समझे हिस्टोलॉजी की बेस पे है ना। और हाइपर प्लास्टिक जो होता है, इसमें मतलब हाइपरप्लेजिया हो गया है, किस चीज़ की, स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल कहाँ पे होते हैं, टुनिका मीडिया में होते हैं, ठीक है, तो उनकी हाइपरप्लेजिया हो जाती है। फिर ऑनियन स्किन अपीयरेंस होता है इनका, ठीक है, और ये सीवियर हाइपरटेंशन में हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। ये समझे एक हमारे पास जो एडाप्टिव मैकेनिज्म है, ठीक है। फिर है मोंकबर्ग स्क्लेरोसिस है, इसको हम लोग मीडियल कैल्सिफिक स्क्लेरोसिस भी कहते हैं। कैल्सिफिक से नाम से ज़ाहिर है इसमें कैल्शियम एक्यूमुलेट हो रहा है, उसकी वजह से हार्डनिंग हो रही है, और कहाँ पे, मीडियल आर्टरीज में, मीडियल साइज आर्टरीज में, और उनके अंदर भी टुनिका मीडिया के अंदर, ठीक है। तो ये अनकॉमन है, ये अफेक्ट करता है मीडियम साइज आर्टरीज को, और जैसे कि पाइप स्टम अपीयरेंस इसकी होती है एक्सरे के ऊपर, डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो, ठीक है, ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता। फिर है उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस। अब एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, एथीरोमा बनता है, मतलब फैटी प्लेक्स वगैरह बन जाते हैं ब्लड वेसल के अंदर, जिसकी वजह से नैरोइंग हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ डिजीज़ होते हैं, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ भी होता है, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ भी इसकी वजह से हो सकता है। अब फॉलोइंग वेसल इन्वॉल्व होते हैं इन डिसेंडिंग आर्डर, ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे पास जो इन्वॉल्व इसके अंदर होता है, लोअर एब्डोमिनल एरोटा है, फिर कॉर्नरी आर्टरी है, फिर पॉप्लिटियल आर्टरी है, एलसीपी और डीआईसी, ठीक है, डिसेंडिंग थोरेसिक एरोटा है, फिर हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, उसके बाद सर्कल ऑफ रिलेस है। तो ये इस तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिर रिस्क फैक्टर है। अब रिस्क फैक्टर इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने फिर भी याद रखने हैं। हाइपरटेंशन, ठीक है, टोबैको वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, मतलब पार्ट 1 के हवाले से मैं कह रहा हूँ, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने एक बार याद रखने हैं कि हाइपरटेंशन है, टोबैको स्मोकिंग है, और डिसलिपिडीमिया या हाइपरलिपिडीमिया और डायबिटीज़, ये सारे हमारे पास क्या हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स हैं और मॉडिफाइबल हैं। हाइपरटेंशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, विद डाइट, विद लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, विद मेडिसिन, ठीक है। टोबैको स्मोकिंग के अगर आप सजेशन करेंगे उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हाइपरलिपिडीमिया अगर है तो आप अपने डाइट को कंट्रोल करें, ठीक है, एक्सरसाइज करें। डायबिटीज़ है इसी तरह, डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, तो इनसे हमारे पास क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हमारे पास डिक्रीज हो सकता है। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स वो हैं जो जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे एज है। एज अगर एक बार अभी बंदा बड़ा हो गया तो वो वापस छोटा तो नहीं हो सकता। तो मेल सेक्स है, मेल के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मेल अपना जेंडर तो चेंज नहीं कर सकता ना। पोस्ट मेनोपॉजल स्टेटस है और फैमिली हिस्ट्री है। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस के 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक स्मूथ मसल सेल्स होते हैं एक, ठीक है, दूसरे होते हैं इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, तीसरा होता है लिपिड्स, ठीक है। अब जो सेल्स होते हैं, सेल्स हमारे पास स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, और टी सेल्स, ये वाले एकोमुलेट हुए होते हैं उस प्लेक में, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक जो होता है, ठीक है। और इन सेल्स के बाहर फिर पड़ा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है, कोलाजन होता है और इलास्टिक फाइबर्स, और फिर लिपिड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, ठीक है ना, इस तरह। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक आर्टरी है, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर बन गया क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस। अब इस एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर हमारे पास क्या पड़े होते हैं,
ये होते हैं सेल्स, ये स्मूथ मसल है फॉर एग्जांपल, ये टी सेल है, ये मैक्रोफेज है। अब ये पहला कंपोनेंट हो गया। और इन सेल्स के आसपास यहाँ पर क्या पड़ा होता है, ये इस तरह के फाइबर्स पड़े होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर कोलाजन होगा, इलास्टिन होगा, ठीक है। तीसरा हमारे पास लिपिड्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर भी पड़े होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम नाम देंगे एथीरोमा या एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक है। तो इसकी वजह से नैरोइंग ऑफ आर्टरी होती है। अगर कॉर्नरी आर्टरी में यह होगा तो उसकी वजह से इस्कीमिया हो सकता है। और अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए इसके, और ये हमारे पास अनस्टेबल एथेरोस्क्लेरोसिस हो, तो इसके ऊपर हमारे पास क्या है, क्लाट बनना भी स्टार्ट हो जाता है और ऑक्लूजन काज करके एमआई भी काज कर सकता है, इसी तरह स्ट्रोक वगैरह भी काज कर सकता है। लोकेशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। फिर है एरोटिक डायसेक्शन। अब एरोटिक डायसेक्शन में क्या होता है, जो एंटीमा है वो हमारे पास उसके अंदर टीयर पड़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारे पास ट्यूनिका, मीडिया और एंटीमा के दरमियान फ्लो करता है। इसको कहते हैं एरोटिक डायसेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल इंटीमल टीयर इसमें होता है, फार्मिंग अ फाज ल्यूमन बनाएगा। एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन है, बाइकस्पेड एरोटिक वाल्व है, इनहेरिटेड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि मार्फन सिंड्रोम वगैरह हो गया। कैन प्रेजेंट विद टेयरिंग है, सडन ऑनसेट चेस्ट पेन है, रेडिएटिंग टू द बैक है, मार्कली अनइक्वल बीपी इन बोथ आर्म्स है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अब एरोटिक डायसेक्शन में इस तरह से होता है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एरोटा है। एरोटा को मैं ऐसे बनाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एरोटा है। ये इसका हमारे पास क्या है, ट्यूनिका, ये समझे उसका ट्यूनिका इंटीमा हो गया ये वाला, ठीक है। ये ट्यूनिका इंटीमा है। इसके बाद ये ट्यूनिका मीडिया है, ठीक है। और ये हमारे पास ट्यूनिका एक्सटर्ना है। अब ये जो ट्यूनिका इंटीमा है, इसके अंदर हमारे पास टेयर पड़ जाता है। इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये रप्चर हो जाता है। तो यहाँ से ब्लड जाएगा ट्यूनिका इंटीमा और मीडिया के दरमियान। इनको मैं एक लाइन से रिप्रेजेंट, ये फॉर एग्जांपल एरोटा है, ये एरोटा का इंटीमा हो गया, ये उसका मीडिया है और ये इसका एक्सटर्ना है। तो अब अगर यहाँ पर एक हमारे पास टेयर पड़ेगा इंटीमा के अंदर, तो ब्लड यहाँ से जाएगा इस इंटीमा के थ्रू, और ये ट्यूनिका इंटीमा और ये मीडिया के दरमियान यहाँ पर ब्लड फ्लो कर रहा होगा। तो ये एक फाज ल्यूमन बन गया। इसको कहते हैं एरोटिक डायसेक्शन है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ मेलाइटिस वगैरह में होता है, ठीक है। तो चेस्ट एक्सरे के ऊपर क्या होता है, वाइडनिंग ऑफ मीडियास्टेनम होता है, ठीक है। मीडियास्टेनल वाइडनिंग है। ये चीज़ें आपने याद रखनी होती है, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं ना। मीडियास्टेनल वाइडनिंग है। और ईसीजी शोज एसटी एलिवेशन इसके अंदर होता है, ईसीजी के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास जैसे एमआई के हमारे पास साइन और सिम्टम्स होते हैं, उस तरह के सिम्टम्स इसमें भी अपेयर हो सकते हैं। इसके दो टाइप्स हैं, प्रॉक्सिमल है और डिस्टल है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इन्वॉल्व असेंडिंग एरोटा, ये इन्वॉल्व डिसेंडिंग एरोटा बिलो लेफ्ट सेप्टियन आर्टरी। अच्छा, तो ये हमारे पास एरोटिक डायसेक्शन में क्या होता है, ये बात क्या आपने याद रखना है। चेस्ट एक्सरे के ऊपर वाइडनिंग ऑफ मीडियास्टेनम है, और उसके ऊपर क्या होगा, क्या नाम है, ईसीजी के ऊपर एसटी एलिवेशन होगा। अब अंजाइना को आम लफ्ज़ों में हम नाम देते हैं क्या, चेस्ट पेन। अब ये चेस्ट पेन होता है ड्यू टू इस्कीमिया। अब इस्कीमिया की वजह से होता है। अब इसके तीन टाइप्स हैं, एक स्टेबल है, एक अनस्टेबल है, एक है वेजोस्पास्टिक। अब स्टेबल अंजाइना इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास रेस्ट के ऊपर इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब बंदा एग्जर्शन करेगा, एग्जर्शन के ऊपर हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी हार्ट के मसल्स को, तो उतना ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा होगा ड्यू टू नैरोइंग ऑफ कॉर्नरी आर्टरी, जिसकी वजह से फिर चेस्ट पेन होता है, इस्कीमिया होता है और एसटी डिप्रेशन हो जाता है। तो ये सेकेंडरी टू एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, ठीक है ना। कि हमारे पास जो कॉर्नरी आर्टरीज़ हैं उनमें मोर देन 70% अगर उनका ल्यूमन अक्लूड हुआ पड़ा है, तो उसको रेस्ट के ऊपर फिर भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं होंगे। लेकिन जब वो एक्सरसाइज वगैरह करेगा तो फिर हमारे पास ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा हार्ट के, क्योंकि हार्ट की पंपिंग इंक्रीज़ होगी ना, तो ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, उतना ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाएगा, ठीक है। उसकी वजह से इस्कीमिया हो जाता है, चेस्ट पेन होता है और स्टेबल अंजाइना हो जाता है। तो एक्सर्शनल चेस्ट पेन होता है इन यूजुअली विद एसटी डिप्रेशन, और एसटी डिप्रेशन होगा ईसीजी के ऊपर, ठीक है। रिजॉल्विंग विद रेस्ट। अच्छा, फिर ये रेस्ट के साथ जैसे ही बंदा रेस्ट करेगा वो चेस्ट पेन ख़त्म हो जाएगा, या फिर नाइट्रोग्लाइसरीन सबलिंगुअल रखेगा तो वो चेस्ट पेन ख़त्म होगा। तो स्टेबल अंजाइना के हमारे पास क्या है, ये दो, इनसे आपने याद रखना है कि हमारे पास चेस्ट पेन हो रहा है, और वो चेस्ट पेन पाल्पेशन के ऊपर या प्लूरिटिक या पोजिशन के ऊपर चेंज नहीं हो रहा, बल्कि वो चेस्ट पेन हो कब रहा है, एक्सर्शन के ऊपर हो रहा है, और वो रेस्ट के साथ हमारे पास रिलीव हो रहा है और नाइट्रोग्लाइसरीन के साथ रिलीव हो रहा है, तो इसको कहते हैं स्टेबल अंजाइना। वेजोस्पास्टिक अंजाइना रेस्ट के ऊपर भी हो सकता है, एक्सर्शन के ऊपर भी हो सकता है। तो इसमें क्या है, वेजो मीन्स ब्लड वेसल्स, स्पास्टिक का मतलब स्पाज्म, उसके अंदर स्पाज्म है, और ये कॉन्जेनिटल भी इसमें होते हैं, ठीक है। इसको प्रिंस मेटल या वेरिएंट एंजाइना भी कहते हैं, और ये सेकेंडरी टू कॉर्नरी आर्टरी स्पाज्म। इसमें कॉर्नरी आर्टरी की स्पाज्म है, वहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस है, यहाँ पर भी एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, लेकिन यहाँ पर कॉर्नरी आर्टरी का स्पाज्म होता है। अब इसमें क्या होता है, ट्रांजिएंट एसटी एलिवेशन होता है ईसीजी के ऊपर। टोबैको स्मोकिंग इसका रिस्क फैक्टर है।
ठीक है। और जेनेटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन जेनेटिक्स के साथ अगर वो बंदा हमारे पास स्मोकिंग भी करेगा तो फिर उसमें वेजोस्पास्टिक एंजाइना हो सकता है। ट्रीट इसको करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ। अच्छा, अभी एक बात याद रखें, स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना में हम लोग क्या है, बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर बीटा ब्लॉकर उसमें इस वजह से यूज़ कर रहे हैं इन दोनों में कि हमारे पास हार्ट की पंपिंग थोड़ी डिक्रीज़ हो जाए, ताकि ऑक्सीजन डिमांड उसका कम हो जाए और इस्कीमिया यहाँ पर हमारे पास डिक्रीज़ होगा। लेकिन वेजोस्पास्टिक एंजाइना में आप बीटा ब्लॉकर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे, और ज़्यादा वेजोस्पाज्म काज करेंगे, ठीक है, तो इस्कीमिया को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। इस वजह से इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को हम यूज़ करते हैं, नाइट्रेट्स यूज़ करते हैं और स्मोकिंग की सजेशन करते हैं अगर वो बंदा स्मोकिंग कर रहा है। और अनस्टेबल एंजाइना में क्या होता है, अब इसको अनस्टेबल कह रहे हैं। अनस्टेबल का मतलब ये रेस्ट के ऊपर भी हो सकता है, एक्सर्शन के ऊपर भी हो सकता है, और ये रेस्ट के हमारे पास जब आप बंदा रेस्ट करता है उस वक्त ये रिलीव नहीं होता, नाइट्रोग्लिसरीन के साथ ये रिलीव नहीं होता। इसको अनस्टेबल इस वजह से कह रहे हैं, इसके अंदर जो प्लेक है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक, वो अनस्टेबल है, उसके ऊपर क्लाट बनना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन थ्रोम्बोसिस हो गया है विद एन इनकम्प्लीट कॉर्नरी आर्टरी एक्लूजन, लेकिन अभी कॉर्नरी आर्टरी कम्प्लीटली एक्लूड नहीं है। अगर कम्प्लीटली एक्लूड होता तो फिर उसको हम कहते हैं एमआई, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वो इन्फार्क्शन काज करता। तो एसटी डिप्रेशन इसके अंदर होगा, जैसे स्टेबल में एसटी डिप्रेशन है, यहाँ पर भी एसटी डिप्रेशन है, और टी वेव इन्वर्जन भी यहाँ पे होता है, ठीक है, टी वेव इन्वर्जन भी यहाँ पे हो सकता है। अब स्टेबल और अनस्टेबल में आप ईसीजी के थ्रू इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन क्लिनिकल सिम्टम्स के बेस पे आप उसको कि हमारे पास वो एक्सर्शन के ऊपर हो रहा है और ये हमारे पास रेस्ट के ऊपर भी हो सकता है, वो फिर रेस्ट के साथ रिलीव होता है, नाइट्रोग्लिसरीन के साथ रिलीव होता है, लेकिन ये रिलीव नहीं होता रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन के साथ। अच्छा, ईसीजी हमारे पास क्या है, बट नो कार्डिक, लेकिन कार्डिक बायोमार्कर एलिवेशन इसके अंदर नहीं होती, ठीक है। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ चेस्ट पेन और एनी चेस्ट पेन। अच्छा, इसमें हमने ये चीज़ क्यों मेंशन किया है कि इसमें कार्डिक बायोमार्कर का मतलब वही ट्रोफोनिन टी वगैरह की बात कर रहे हैं ना, जो कार्डिक एंजाइम्स है, कि वो इसमें इंक्रीज नहीं हुए पड़े। वो इस वजह से कि हम एक चीज़ हमने पढ़ा हुआ है, एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम। अब एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम में आपने पढ़ा हुआ है कौन कौन सी चीज़ें आती हैं एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम में। एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम में एक हमारे पास आता है एमआई, कौन सा, एसटी एलिवेटेड एमआई, एसटी एलिवेटेड एमआई है स्टेमी। दूसरा उसमें आता है अनस्टेबल अंजाइना है, ठीक है, और साथ में क्या है, एसटी नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई, NSTEMI। अब ये नॉन एसटीएमआई और अनस्टेबल अंजाइना दोनों में एसटी डिप्रेशन हुआ पड़ा है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। लेकिन क्या है, अब देखें, एसटी डिप्रेशन स्टेबल अंजाइना में भी हो रहा है, लेकिन स्टेबल अंजाइना का जो वो है चेस्ट पेन है, वो रिलीव हो जाता है रेस्ट के साथ और नाइट्रेट्स के साथ। तो अनस्टेबल अंजाइना और जो हमारे पास नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई, इन दोनों का जो है नाइट्रेट्स, नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रेट्स के साथ और रेस्ट के साथ वो रिलीव नहीं होता, ठीक है, चेस्ट पेन और एसटी डिप्रेशन इन दोनों में हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के साइनल सिम्पटम्स सेम है और ईसीजी फाइंडिंग भी सेम है। लेकिन क्या है, उसके बाद फिर जब भी पेशेंट हमारे पास आया हो, चेस्ट पेन है उसको रेस्ट के ऊपर भी, और उसको साथ में क्या है, एसटी डिप्रेशन है ईसीजी के ऊपर, तो फिर हम क्या करेंगे, बायोमार्कर्स करवाएंगे। बायोमार्कर्स का मतलब ट्रोफ टी वगैरह करवाएंगे। अगर ट्रोफोनिन टी या ट्रोफोनिन आई इंक्रीज्ड है तो फिर हम ये कंफर्म हो जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई है। लेकिन अगर वो हमारे पास नॉर्मल है तो फिर हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये अनस्टेबल अंजाइना है, ठीक है। फिर इन दोनों के हमारे पास जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर वो एमआई होगा तो उसमें कैथेटराइजेशन या थ्रोम्बोलाइटिक्स देने होंगे। अगर वो हमारे पास अनस्टेबल अंजाइना है तो उसमें हमारे पास एस्प्रिन, बीटा ब्लॉकर्स और क्लोपिडोग्रिल वगैरह ये चीज़ें देते हैं, ठीक है। तो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ चेस्ट पेन और एनी चेस्ट पेन एट रेस्ट है, ठीक है, अनस्टेबल अंजाइना। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अभी मैंने आपको बता दिया, एक एसटी एलिवेटेड एमआई है, एक नॉन एसटी एलिवेटेड। एसटी एलिवेटेड एमआई में एसटी सिगमेंट एलिवेट हुआ पड़ा है और ये ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन होता है, ठीक है। फुल थिकनेस ऑफ मायोकार्डियल वाल्व इसमें इन्वॉल्व होता है, एसटी एलिवेशन होती है और इसमें पैथोलॉजिक क्यू वेव्स भी ईसीजी के ऊपर हो सकते हैं। और नॉन एसटी एलिवेटेड एमआई में क्या होता है, वो सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन है, ठीक है। जो एंडोकार्डियम के नीचे वाला हिस्सा है सिर्फ उसकी इन्फार्क्शन हो चुकी है और सिर्फ इनर 1/3 है, ठीक है। सब एंडोकार्डियम इनर 1/3 स्पेशली वल्नरेबल टू इस्कीमिया है और एसटी डिप्रेशन होता है ईसीजी में। तो ये जो हमारे पास एसटी डिप्रेशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, ट्रोफोनिन टी करवाते हैं। तो ट्रोफोनिन टी इसमें नॉर्मल होगा, इसमें इंक्रीज होगा और फिर इसकी हमारे पास मैनेजमेंट अलग है, इसकी अलग है। और एसटी एलिवेटेड एमआई हमारे पास अगर एसटी एलिवेशन आ गई है तो उसमें डायरेक्ट हम लोग एमआई, हमें हमारे जहन में आएगा डायरेक्ट हम लोग ट्रोफोनिन टी और आई करवाएंगे। और अगर वो पॉजिटिव आ गए तो इसका मतलब वो एसटी एलिवेटेड एमआई है, उसमें डायरेक्ट हम कैथेटराइजेशन करते हैं, ठीक है। मतलब जिसको हम कह रहे थे एंजियोप्लास्टी, ठीक है, एंजियोप्लास्टी करते हैं या फिर हम उसमें करेंगे क्या, थ्रोम्बोलाइटिक्स देंगे। इन्वेस्टिगेशन, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन एमआई के लिए क्या होता है, ईसीजी होता है।
वहाँ पर भी बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन अंजाइना, चेस्ट पेन वगैरह और अनस्टेबल, उनमें भी ईसीजी होता है, ठीक है। तो एक्यूट कॉर्नरी सिंड्रोम में ये वाला था, नॉन एसटी और एसटी एलिवेटेड एमआई और अनस्टेबल अंजाइना। अच्छा, बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या है? ईसीजी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फर्स्ट 6 आवर में ईसीजी है। क्यों? क्योंकि 4 to 6 आवर तक हमारे पास सीकेएमबी और ट्रोपोनिन टी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त आपको क्या ईसीजी करना होगा, ईसीजी के थ्रू आपको कुछ अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये अंजाइना है या फिर एमआई है, ठीक है। तो 1 to 2 आवर में मायोग्लोबिन, ये मायोग्लोबिन का जो टेस्ट है ये हर जगह पे होता नहीं है ये इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। विद इन 4 आवर पर सीकेएमबी मोस्ट कॉमनली जो टेस्ट करवाते हैं वो ये करवाते हैं, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई, जो कि आफ्टर 4 आवर पॉजिटिव होता है। और ये ज़्यादा सेंसिटिव ट्रोपोनिन टी है, स्पेसिफिक क्या है, ट्रोपोनिन आई है। अच्छा, फिर है हमारे पास लीड्स एंड आर्टरीज़। अब कौन से लीड्स और कौन से आर्टरीज अगर ब्लॉक होंगे, कौन से लीड्स उसमें इन्वॉल्व होंगे और कौन सा एमआई होगा, ठीक है। अब इन्फीरियर वाल एमआई में क्या होता है, राइट कॉर्नरी आर्टरी इन्फीरियर वाल को क्या कर रहा होता है, ब्लड सप्लाई दे रहा होता है। तो वो जब एक्लूड होगा तो क्या है, इन्फीरियर वाल एमआई उसको कहेंगे। तो उसमें लीड 2, 3 एंड एवीएफ, ये तीनों लीड्स जो होते हैं इन्फीरियर वाल की तरफ देख रहे होते हैं। तो इन तीनों वाल्स के अंदर क्या होगा, एसटी एलिवेशन हो जाएगा। एंटीरियर वाल एमआई, एंटीरियर वाल की तरफ हमारे पास लीड वी से लेकर V1 से लेकर V6 तक ये वाले लीड्स फेस कर रहे होते हैं। तो जब भी एंटीरियर वाल एमआई होगा, एंटीरियर वाल एमआई कब होगा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो ये जब अक्लूड होगा तो फिर क्या है, एंटीरियर वाल की एमआई हो जाएगी। और एंटीरियर वाल की एमआई का मतलब लीड्स V1 से V6 उसमें चेंजेस आएंगे। लेटरल वाल एमआई में लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, ठीक है। और वो उसमें लीड्स 1 है, एवीएल है और V5 V6 ये। तो ये ईसीजी आपने पढ़ा होगा, इतना आपको पता होगा कि कौन से लीड्स कहाँ पे पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखने होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, 4 से 24 आवर नहीं बल्कि 24 आवर तक, ठीक है। 0 से लेकर 24 आवर तक जो एमआई के बाद जो हमारे पास वो होता है कॉम्प्लिकेशन, एरिथमियाज हो सकते हैं। फिर 1 डे से लेकर 3 डे तक हमारे पास क्या है, फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियम के अंदर फाइब्रिन्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं, उसकी वजह से पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसको फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस कहते हैं, वो हो सकता है। फिर 4 to 7 डेज पोस्ट एमआई क्या होता है, कार्डिक टेम्पोनाड हो सकता है। कार्डिक टेम्पोनाड कैसे होगा कि हमारे पास जो अगर बहुत सारा मसल हमारे पास डैमेज हुआ है और वो हमारे पास रप्चर हो जाए तो वहाँ से ब्लड निकलेगा, पेरिकार्डियम में आएगा। तो पेरिकार्डियम और हार्ट के दरमियान क्या होगा, वो ब्लड जमा हो जाएगा, फिर हार्ट जो है वो नहीं कर पाएगा, रिलैक्स नहीं हो पाएगा, इस तरह ना। फॉर एग्जांपल राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। और ये इसके अराउंड क्या है, ये हमारे पास पेरिकार्डियम है, फैटी लेयर है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये वाला सारा हिस्सा हमारे पास क्या है, डैमेज हुआ था किसमें, एमआई में। अब ये वीक हो गया, अगर ये रप्चर हो जाए, इसमें होल हो जाए तो यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ पर अकुमुलेट होगा। यहाँ पर पहले थोड़ा बहुत हमारे पास क्या पड़ा होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। अब यहाँ से अगर हमारे पास ब्लड लीक होगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमारे पास ब्लड जब लीक होगा तो ये सारा ब्लड हमारे पास क्या है, कंप्रेस करेगा हार्ट के वेंट्रिकल्स को, और वेंट्रिकल्स को फुल्ली रिलैक्स नहीं होने देगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, ब्लड हमारे पास वेंट्रिकल के अंदर अगर आएगा भी बहुत कम आएगा, और वो जब बॉडी के ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वगैरह को भी मतलब पूरा नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से फिर बंदे की डेथ हो सकती है। इसको कहते हैं कार्डिक टेम्पोनाड। तो ये हमारे पास हो सकता है 4 से 7 डेज़ तक। अच्छा, ये हमारे पास क्या है, ये कॉम्प्लिकेशंस ये 100% नहीं है, मतलब मोस्ट कॉमनली कौन से कॉम्प्लिकेशंस। अब ये एमआई आपका जो है कार्डिक टेम्पोनेट, ये आपको 3rd डे के ऊपर भी हो सकता है, 2nd डे के ऊपर भी, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो होता है ना, तो वो इसी तरह से होता है कि 4 से 7 डेज़ के बाद ये हो सकता है। और मंथ पोस्ट एमआई, ठीक है, एमआई के कई मंथ्स बाद फिर क्या हो सकता है, एन्यूरिज्म हो सकता है, ठीक है। अब फिर आगे है हार्ट ब्लॉक्स, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो कल इंशाल्लाह हम इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे सीवीएस पैथोलॉजी के, और परसों से उसके एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह 3 या 4 दिन में ये कवर हो जाएगा। उसके बाद हेड एंड नेक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपर लिम्ब एब्डोमेन वगैरह की एनाटॉमी पढ़ेंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।